हेलो विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थियों को आज फिर से एक नया सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ जिसका थीम है चलो भूत भगाते हैं और नॉलेज बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों के सामने भूगोल विषय का 2025 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं सम्मिलित करूँगा। और ये जैसे ही आपके पास जानकारी बढ़ती है आप क्या करेंगे, आपके अंदर से जो परीक्षा का भूत है ना वो स्वतः ही उतरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही नॉलेज आता है, जैसे ही प्रकाश आता है, अंधकार मिट जाता है। ठीक अंधकार की तरह ही जो भूत होते हैं वह भी मिट जाते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। जब भी आप भूगोल की विषय की परीक्षा देने जाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि आप सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से पढ़ पाएँ। और टोटल जो है सो 70 प्रश्न पूछे गए हैं और 70 में आपको केवल 35 प्रश्न का यानी 50% प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। केवल 50% प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है, जैसा कि आप इसका इंस्ट्रक्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जब इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, बच्चे लगातार प्रश्नों को पढ़ते हैं और लगातार प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। यही वो नतीजा होता है जिसके वजह से लगता है अरे इसका तो मैं उत्तर जानता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करिए, आगे बढ़िए और अगला प्रश्न को टच कीजिए, उसके आगे बढ़िए, उसके अगला प्रश्न को टच करिए। हम उम्मीद करते हैं अगर 70 प्रश्न आपने टच किया है तो हर हालत में आप 35 का आंसर आप दे ही देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ो, आपका जो डर है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के लेके चलते हैं और देखते हैं कि पिछले साल किस किस चैप्टर से प्रश्न उठाए और किस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं। चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है? अब पेय का मतलब होता है पीने वाला। ठीक है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बताइए आप, है ना? तो चाय पिया जाता है, कॉफ़ी पिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती। विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती, तो यानी व्यापारिक स्तर का कृषि कहाँ पर नहीं किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देखिए, बच्चे ने भी सही दिया है। मैं एक स्टूडेंट से यह प्रश्न को लिया हूँ जो कि अपने परीक्षा के दौरान वो कुछ टिक लगाया था, तो इन टिकों पर ध्यान न दें। आपको स्वतः समझना है कि क्या आंसर हो सकता है और एप्रोप्रिएट आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे चलें इसी तरह से। और अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पंचम क्रियाओं से संबंधित है? पंचम क्रियाओं से संबंधित है, परिवहन, संचार, सेवाएं या नीति निर्धारक। तो पंचम क्रिया के अंतर्गत आपको याद रखना है कि जो नीति निर्धारक होता है, मतलब जो नियम बनाए जाते हैं, है ना, नीति निर्धारक जो होता है ये पंचम क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लाल कॉलर। लाल कॉलर का संबंध क्या होता है? अब कॉलर कक्षा में मैंने पढ़ाया है। तो लाल कॉलर का जो संबंध है वो प्राथमिक क्रिया से है। प्राथमिक क्रिया मतलब यहाँ याद आपको ये रखना है कि जिसका काम उत्पादन से संबंधित है वो लाल कॉलर के अंतर्गत आता है। जैसे कृषक लोग, ठीक है, मजदूर लोग, है ना, ये किसी चीज़ को उत्पादन करते हैं। अब मजदूर भी दो कैटेगरी के होते हैं। मजदूर एक तो हो गया कृषि वाले मजदूर, तो कृषि वाले मजदूर प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, जबकि औद्योगिक मजदूर जो आएंगे वे द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? अब पेशावर का मतलब पेशा, पेशेवर मतलब पेशा, तो पेशा वकील भी पेशा है, नाई भी पेशा है और धोबी भी पेशा है। तो जाहिर सी बात है कितना आसान सा प्रश्न है। तो
अकबकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको धैर्यपूर्वक पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि यदि आप प्रश्नों को अच्छे से समझ लें तो परीक्षा मतलब भारी हो ही नहीं सकती। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्यार्थियों से, जिसका आप आसानी से सफलतापूर्वक आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो चतुर्थ सेक्टर, अभी मैं सेक्टर की बात कर रहा था, प्रथम और द्वितीय की बात किया। अब यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। उससे आपको यहाँ पर एक और प्रश्न डाला गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि ये विश्वविद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वो चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तृतीय और चतुर्थ जो होते हैं ये मतलब अफसर कैटेगरी का जो सिस्टम होता है, अफसर कैटेगरी का जो काम होता है वो तृतीय और चतुर्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि रिसर्च के अंतर्गत अगर बात आएगी, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, है ना, तो वो लोग आते हैं पंचम के अंतर्गत। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो ये सब आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं जो बताया वही पुनः रिपीट हो रहा है आपके सामने। निम्नलिखित क्रियाकलापों में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। उच्च स्तरीय यानी रिसर्च, तो रिसर्च किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका आ जाएगा पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा जी? पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कैसा है? एकदम से हल्का हल्का प्रश्न पूछा जाता है, बस आपको समझने की दिक्कत होती है मेरे हिसाब से। अरेबिका संबंधित है। अरेबिका क्या चीज़ से संबंधित है? चाय से, कॉफ़ी से, गन्ना से या धान से? ठीक है, आपको बताना है अरेबिका किससे संबंधित है। तो आप एकदम बेफिक्र होकर के बताइए कि अरेबिका जो है वो कॉफ़ी से संबंधित है। क्या चीज़ संबंधित है? कॉफ़ी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, हीराकुंड परियोजना, कितना इजी सवाल है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है, किस राज्य में है? तो आप बताएं इसका। एकदम इजी आंसर है, उड़ीसा में। सभी लोग दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लूनी की प्रवाह किस दिशा में है? अब लूनी नदी को समझना होगा कि लूनी नदी बहती कहाँ है। तो राजस्थान में बहती है। अच्छा, राजस्थान में किस ज़िले में है? तो अजमेर ज़िले से ये निकलती है। अजमेर ज़िला में आपको यह भी याद रखना है कि अरावली की पर्वतमाला जो है अजमेर ज़िले में ही अवस्थित है ना। तो अरावली से निकलती है और निकल करके कक्ष क्षेत्र में यानी कक्ष के रण में जा करके और वह विलुप्त हो जाती है। कक्ष के रण में जा करके दलदली क्षेत्र में यह विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ से प्रवाह जो है वो किस दिशा में होगी? तो पश्चिमी दिशा की ओर निकलती है। कहाँ से? तो अरावली की पहाड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं और यह है आपका 11वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर यमुना लगाएंगे। और यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है ये आप बताएंगे या मैं ही बता दूं? दिल्ली। याद रखिए, आसान हो जाएगा, चीज़ों को समझेंगे तो आसान हो जाएगा। कभी दिल्ली जाओ, यमुना नदी का दर्शन करो, आपको पता चल जाएगा कितनी गंदी नदी है, ठीक है। पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में है? अब देखो इसका आसान सा आंसर आप ढूंढ सकते हैं कि पानीपत आखिर है कहाँ। तो पानीपत है कहाँ? हरियाणा में। तो इसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, हरियाणा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलें और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? आपको यदि याद ना हो तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बिहार के उत्तर में कौन सा है राज्य है? उत्तर प्रदेश। आसाम से आप याद कर सकते हैं, बढ़िया से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इजी वे में याद कर लीजिए। चीज़ों को जोड़ना सीखिए, जब तक आप चीज़ों को रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक चीज़ें आपको याद नहीं रह पाएगी। कल्पकम किस राज्य में है? कल्पकम केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या गुजरात में है? तो कल्पकम आपको याद रखना है तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट कल्पकम कहाँ है जी? जल्दी बताओ। तमिलनाडु में, ओके। और तमिलनाडु भारत के किस क्षेत्र में है? तो तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी राज्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो ये तो बच्चे एकदम बिल्कुल आसानी से बताएंगे, और ये है जिनेवा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसको दे सकते हैं, दक्षिस। ठीक है, अगर नहीं जानते थे तो याद कर लीजिए कि दक्षिस जो है नेपाल में नेपाल में है, अवस्थित है ना। ओके, नेक्स्ट, दक्षिस का नेपाल में अवस्थित नहीं है। एक संघ है दक्षिस जिसका मुख्यालय जो है सो नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अब आ जाइए 17वां प्रश्न, ओपेक। ओपेक किससे संबंधित है? तो ओपेक में कपास का निर्यात होता है, पेट्रोलियम का निर्यात होता है, या तांबे का निर्यात होता है, या चीनी का निर्यात होता है? तो ओपेक किस लिए संबंधित है? तो ओपेक आप याद एकदम से रखिए कि ओपेक जो है सो पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है, यानी, ठीक है। नेक्स्ट, नदी के सहारे गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे बसा गांव, यानी नदी के किनारे जो बसा हुआ गांव है, किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका आप आंसर एकदम से दीजिए, ये इनका भी आंसर सही लगाया हुआ है, रेखीय प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, रेखीय मतलब रेखा के रूप में, नदी तो रेखा के रूप में दिखाई जाएगी, तो रेखीय याद कर रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल वाली प्रश्न नहीं है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुपरलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? देखो बच्चे ने भी सही आंसर लगाया है, मेसोपोटामिया बिल्कुल सही आंसर है। जो टिक लगाया हुआ है उस पर विशेष ना ध्यान दें, आप स्वयं से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और बाद बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट, आप यहाँ आइए 20वें प्रश्न पर। तो निम्नलिखित में से इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो देखिए, कोई भी राज्य और राजधानी का नाम आप आराम से याद कर सकते हैं, जैसे इथोपिया अदिस अबाबा, इथोपिया अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। इस तरह से आप करके इसको याद रखेंगे। बच्चे ने भी सही आंसर दिया है। ठीक है, आगे चलूँ। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? कौन सा सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर मीन्स ये समझो कि कहाँ से एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, ऐसे जगह को सांस्कृतिक नगर के रूप में जाना जाता है। तो नया संस्कृति का कहाँ जन्म हुआ? मक्का से। मक्का से कौन सा धर्म, कौन से संप्रदाय का जन्म हुआ? तो मुस्लिम संप्रदाय का जन्म हुआ, है ना। इस्लाम इस्लाम धर्म का जो है सो जन्म कहाँ मक्का से हुआ था, है ना। देखो इस्लाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ें, चैप्टर को ध्यान में रखें कि किस किस चैप्टर से प्रश्न को उठा रहा है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक, असम। तो बॉक्साइट में कौन सा अग्रणी राज्य है, आपको ये प्रश्न बताना है, और इसका आंसर आप आसानी से याद रखिए, उड़ीसा। ठीक है, क्या याद रखेंगे? चलिए ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट, ओके, गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? गुरु महिसानी खान जो है सो किससे संबंधित है, मतलब यहाँ पर से कौन सा खनिज यहाँ पर निकाला जाता है? तो आपको याद रखना है, लौह अयस्क यहाँ से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लौह अयस्क निकाला जाता है। नेक्स्ट, यहाँ ये निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक, धात्विक मतलब धातु, अकबकाना नहीं है, प्रश्न को समझना है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो लौह अयस्क धातु ही है, तांबा धातु ही है, मैग्नीज धातु ही है, तो जाहिर से बात है कि इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, भद्रावती का संबंध कहाँ से है? तो भद्रावती में क्या होता है बताइए? सूती वस्त्र का उद्योग है, लौह इस्पात का उद्योग है, पेट्रोलियम रसायन का उद्योग है, या जूट का उद्योग है? तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है भद्रावती। ठीक है, भद्रावती जान गए, लौह इस्पात से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्राम्बे किस राज्य में है? तो ट्राम्बे मतलब एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन,
आप इसको अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से याद कर लीजिए। ट्राम्बे जो है सो महाराष्ट्र में स्थित है। ओके ओके। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो देखो अब यहाँ पर आ गया मिश्रित क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो मिश्रित का मतलब होता है सरकार का और प्राइवेट दोनों मिल करके अगर कोई उद्योग की स्थापना करते हैं तो उसे मिश्रित कहा गया। निजी मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति, जैसे हम आप, अगर बहुत हमारे पास रुपए हैं, बहुत सारा पूंजी है हमारे पास, तो मैं अपना फैक्ट्री स्वयं भी खोल सकता हूँ। और सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सी है, ये दर्शाता है कि हम जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र है यानी पब्लिक सेक्टर, यानी राज्य ये सरकार के द्वारा जो संस्थान लगाया जाए उसे सार्वजनिक सेक्टर कहते हैं। और इसमें सभी लोगों का यानी कि बराबर हिस्सेदारी होती है, खास करके सरकार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र बोकारो इस्पात केंद्र है। ओके, ये प्राइवेट नहीं है। इस्पात से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसको आप एक लाइन में याद रखें, कोयम्बटूर को। इसको कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। अगर अहमदाबाद की बात कर रहे हैं तो अहमदाबाद याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर के रूप में अहमदाबाद को जाना जाता है। ठीक है। अब मैनचेस्टर किस बात को कहते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डिटेल में नहीं चलूँगा, डिटेल क्लास में। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? मतलब कि भारत में जो पुरुष जो है, प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना पसंद करते हैं या जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? तो गांव से ग्रामीण मतलब गांव से एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। नगरीय से नगरीय मतलब क्या, नगर एक नगर से दूसरे नगर जाते हैं। या ग्रामीण से नगरीय, या गांव से लोग ज़्यादा शहर जाना पसंद करते हैं। या नगरीय से ग्रामीण, या नगर से लोग गांव में जाना पसंद करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इजी वे में आप इसका आंसर दे सकते हैं, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण से नगरीय, यानी गांव से लोग शहर में रोजगार के लिए ज़्यादातर जाते हैं। तो आपका आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो अब बताइए यहाँ पर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल सही, बिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? अप्रवासी मतलब वो कुछ समय के लिए आते हैं और ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, बिहार, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका भी आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में बाहर से लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कोलकाता में बाहर से लोग आते हैं। ठीक है, समुद्री इलाका जो है ना, इसके बाद गुजरात में भी आते हैं बाहर से, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक आते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, डन। नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारण नहीं है। अपकर्ष मतलब होता है खराब कारण, खराब कारण। ठीक है, तो रहन सहन की बेहतर दशाएं, अब रहन सहन की अगर बेहतर दशाएं हैं तो अपकारक तो हुआ नहीं। ठीक है, अनुकूल जलवायु, अगर अनुकूल जलवायु है क्यों जाएगा इधर उधर। रहन सहन की निम्न दशाएं और शांति एवं अस्थायित्व, शांति एवं अस्थायित्व। तो इसमें आपका आंसर आप याद रखिए, इसका आंसर होगा रहन सहन की बेहतर दशाएं। ठीक है, अपकर्ष का कारक नहीं है इसमें, बाद बाकी अपकर्ष के कारक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित मतलब जो केंद्र सरकार के द्वारा शासन किया जाता है वहाँ पर मुख्यमंत्री का चयन नहीं किया जाता है। ऐसे प्रदेश को ऐसे प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन हमेशा रहता है। ठीक है, ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो देखो इसमें चंडीगढ़ भी केंद्र शासित है, अंडमान भी निकोबार केंद्र शासित है, दमन दीव भी है और लक्षद्वीप है। ठीक है,
और टोटल कितने हैं, तो टोटल 7 है। अब बताओ इसमें जो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपका कौन सा होगा जहाँ पर साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। तो कॉमन सेंस लगाइए ना, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए। और लक्षद्वीप किसके नज़दीक है, केरल के नज़दीक है। और केरल आप समझ ही रहे हैं केरल के बारे में, ठीक है। तो लक्षद्वीप आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आगे चलें। जितना आसानी से समझ पाओगे उतना जो है सो एग्जाम का जो डर है वो आपके अंदर से निकलता चला जाएगा। निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, ए बी दोनों, अर्थात प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर याद रखिए, प्राकृतिक घटक ही इसका सही आंसर होगा। निश्चयवाद संकल्पना, निश्चय मतलब एकदम ठोस है ना, तो क्या चीज़ चेंजेबल नहीं है, तो प्राकृतिक चीज़ें जो है सो अस्थाई है। जैसे हवा, पेड़ पौधे, क्या क्या चेंज हो रहा है इसमें, मतलब है तो है, इसके बिना बाद बाकी चीज़ों की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ठीक है ना। अब मानवीय घटक में आप देख लो, मानव कभी कुछ बनाता है कभी कुछ बनाता है, उसका अपडेटेड आउटडेटेड हो जाता है, उसका समय ख़त्म हो जाता है, फिर वो उसको नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो एकदम से सिंपल है। आगे चलते हैं। मानव भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका आप एकदम से रट्टा मार करके याद कर लो, रेडजल। क्या, रेडजल। ओके नेक्स्ट। इसके बाद पर्यटन भूगोल मानव भूगोल से किस क्षेत्र से संबंधित है, पर्यटन भूगोल मानव। अब बताओ पर्यटन, पर्यटन से क्या होता है, इनकम बढ़ती है। तो बताओ ये सामाजिक भूगोल होगा, नगरीय भूगोल होगा, राजनीतिक भूगोल होगा, या आर्थिक भूगोल होगा। तो बस समझ लो आंसर आपके हाथ में है, आर्थिक भूगोल होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सघन जनसंख्या वाला है। सघन मतलब ज़्यादा जनसंख्या, मतलब कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसा कौन सा स्थल है। तो पश्चिमी यूरोप इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। पश्चिमी यूरोप का एशिया ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, ठीक है, यानी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है ये चारों ऑप्शन के हिसाब में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में निवास करता है। एकदम एक लाइन में याद रखो, कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले तो आधा, आधा से भी ज़्यादा, तो आधा से भी ज़्यादा कहाँ, तो 60%। तो आप याद रखो 60% जो है जनसंख्या, हम लोग जिस महादेश में रहते हैं अर्थात एशिया महादेश में, एशिया महादेश में 60% जनसंख्या निवास करती है। सोचो 40% में पूरा संसार है और 60% में हम लोग एशिया से निवास करते हैं, एशिया महादेश के रहने वाले हम लोग हैं। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण, जन मतलब व्यक्ति आदमी, जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी अगर है तो बेरोजगारी से होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जलाभाव यानी जल के अभाव के कारण भी लोग एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। शैक्षणिक सुविधाएं को भी छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा कर के बढ़ जाते हैं, सही बात है। नहीं, यही नहीं होगा। महामारियां अगर किसी क्षेत्र में होती है तो वहाँ से लोग भाग करके ये होते हैं, शरण लेते हैं दूसरी जगह पर। तो इसमें देखिए शैक्षणिक सुविधा एक ऐसा सुविधा है जिसमें आप प्राप्त करने के लिए जाते हैं बट वो जा करके पुनः वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो शैक्षणिक सुविधा ये प्रतिकर्ष कारक नहीं होगा। ओके डन, आगे नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देख लिया जाए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है। जनांकीय मतलब जन्म लेने के प्रक्रिया के दौरान कौन सी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा दोनों चीज़ होती है, मतलब मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है और जन्म दर भी ये होती है, माने उच्च होती है। तो आपको यहाँ पर इसको याद रखना है, क्या याद रखना है कि प्रथम जो स्टेज होता है जन्म का, यही इसी स्टेज में माँ और बच्चे दोनों को खतरा सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये प्रथम हो गया। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है। अब बताओ, सीमेंट वन से बनता है, कोई संबंध है, चमड़ा बनता है नहीं, लौह इस्पात उद्योग नहीं, तो
कितना आसान हो गया, इसको आप आराम से इस तरह से छाट लो, आप आराम से आंसर दे सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है, बस डर को भगा दो। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में? जल्दी से बताइए। तो उत्तरी अमेरिका आपको याद रखना है, उत्तरी अमेरिका में सघनतम रेल तंत्र पाया। सघनतम रेल तंत्र मतलब रेलों का जाल सबसे ज़्यादा अगर बिछा हुआ है तो उत्तरी अमेरिका में रेलों का जाल सबसे ज़्यादा मात्रा में बिछा हुआ है। समझ में आया? ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आबादान उदाहरण है, आबादान उदाहरण है तेल पतन का, सवारी पतन का, पैकेट पतन का या नौसेना पतन का। तो आपको यहाँ पर याद रखना तेल पतन का। पतन मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पर से स्टॉपेज हो, ठीक है। पतन मतलब ये बंदरगाह, एक तरह से, एक तरह से नहीं, बंदरगाह ही होगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागासाकी उदाहरण है। अब बताओ नागासाकी कहाँ है? जापान में। अब जापान में क्या होता है? तेल का पतन है। पतन मतलब समझिए, बता चुके हैं क्या, तो वहाँ पर तेल का उत्पादन होता है। पुनर्निर्यात का पतन है या मत्स्य पतन है। तो सब आपको याद रखना, मछली का यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पकड़ा जाता है और उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो नागासाकी को याद रखिए, मत्स्य पतन का है, मत्स्य पतन है, ठीक है। मछली पकड़ करके यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेचा जाता है। ओके, नेक्स्ट, स्वेज नहर जोड़ती है। बहुत ही हिट लिस्ट क्वेश्चन है भूगोल में। भूगोल का विद्यार्थी यदि इस प्रश्न को न जाने तो उसे भूगोल का विद्यार्थी होने का कोई मतलब नहीं बनता। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ना, ठीक है। स्वेज नहर क्या करती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इतिहास भूगोल के छात्रों को ये प्रश्न किसी भी कीमत पर गलत नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, जब आप इसको मैप पर देखोगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच जो व्यापार होता है वो कौन से समुद्र में होता है। स्वेज नहर में होता है, पनामा में होता है, केप मार्ग में होता है या उत्तरी अटलांटिक में होता है। तो आप इसको आराम से नक्शे पर देखो, नक्शे पर एक बार तुम देख लो, फिर आपको याद हो जाएगा और वो कभी नहीं भुलाओगे। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर और मेफिन्स। तो कोलकाता, मैनचेस्टर और मेफिन्स है, लेकिन एथेंस जो है आपका नहीं है, ठीक है। आपको एथेंस याद करना है। नेक्स्ट, 2011 का जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? यानी भारत में कौन सा नगर था जिसमें की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक था 2011 के अनुसार? जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए। तमिलनाडु नहीं, केरल नहीं, महाराष्ट्र और गोवा। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र चूँकि थोड़ा सा बड़ा राज्य है और वहाँ पर प्रवासी लोग ज़्यादा आते हैं, जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हैं। इसका अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा गोवा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खनन नगर नहीं है? खनन का मतलब होता है खन करके जो पदार्थ निकाला जाता है, ऐसा। तो झरिया में क्या निकाला जाता है? कोयला। रानीगंज में कोयला। खेतड़ी में भी निकाला जाता है, ठीक है। कोयला निकाला जाता है वहाँ से, और साथ में चांदी भी निकाला जाता है वहाँ से। तो इसमें खनन कहाँ नहीं किया जाता है? तो पटना में नहीं किया जाता। कितना आसान है, आप आराम से छाट सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, रोहतक एक उदाहरण है। रोहतक एक उदाहरण है। रोहतक एक उदाहरण है क्या चीज़ का? प्राचीन शहर का, मध्यकालीन शहर का, सैटेलाइट शहर का, या इनमें से कोई नहीं? तो रोहतक आप याद करो, एकदम अच्छे से याद करो, सैटेलाइट शहर का
उदाहरण है। सैटेलाइट शहर, जहाँ से सैटेलाइट का कार्यक्रम ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट वही जो नीचे अंतरिक्ष में भेजा जाता है, चंद्रयान और क्या क्या जो उपग्रह जो भेजे जाते हैं। निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? अब बताओ, तो इसमें आपको पता करना होगा गुजरात के कौन कौन से शहर हैं। सूरत गुजरात में है, नासिक गुजरात में है क्या, राजकोट है, कांडला है, तो कौन नहीं हुआ, नासिक, नासिक मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, तो आंसर कर लिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं। छाटिए, पढ़िए, पढ़िए, पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आप छाट लेंगे। देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? मतलब क्या होगा तो नगर नहीं होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। प्रश्नों को अच्छे से समझो। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? मतलब नगर की परिभाषा जब देंगे तो ऐसा कौन सा है जो उसका अंग नहीं होगा? तो जब इसमें आपको याद रखना है, 75% जनसंख्या यदि प्राथमिक क्षेत्र में है, 75% जनसंख्या यदि प्राथमिक क्षेत्र में है, तो समझ जाइए कि वह क्षेत्र जो है सो नगर नहीं हो सकता। 75% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है, कृषि कार्य से संबंधित जो भी किसान हैं, मजदूर हैं, वो लोग जो है सो अगर हैं तो समझ जाइए कि वो नगर नहीं होगा। ठीक है, बाद बाकी नगरों का पहचान है। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है। निम्नीकरण का मतलब समझो। निम्नीकरण का मतलब होता है निम्न कोटि का, यानी कि जिसका कोई उपयोग नहीं हो या उससे मतलब हाँ उपयोगी ना हो। तो भूक्षारता, भूक्षरता मतलब भूमि का क्षरत्व हो जाता है, यानी उसमें उपज नहीं होगा। जल जमाव, अगर जल जमाव रहेगा तो भी उपज नहीं हो पाएगा। मृदा का अपरदन, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, तो ये सारे के सारे कारण इसमें सटीक बैठते हैं जो उत्तरदायी हैं। ठीक है, भूमि को खराब करने के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, निम्नीकरण मतलब समझ लो कि खराब करने का उत्तरदायी हैं। ओके, ओके, देखिए अगला प्रश्न है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा है, गोवा है, महाराष्ट्र है या मेघालय है? तो आपको याद रखना है कि ज्वार बाजरा जो है, यानी कि ज्वार जो है आपको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ज्वार, ज्वार खाना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपसे देखो, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको 10 का ही उत्तर देना है, यानी 10 छाटना है और 10 का ही उत्तर देना है। कितना सा सिंपल बात है ना? तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप 10 में सोचो कि क्लास में कौन कौन से पाठ को पढ़ाया गया और उसके हम किस किस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें भी आपको प्रश्न दिए गए हैं 21 से लेकर के 26 को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 3 प्रश्नों का ही उत्तर मात्र देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? कुछ कुछ बच्चे क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते हैं तो उनको क्या हो जाता है, दिक्कत दिक्कत होता है कि वो नहीं समझ पाते हैं कि करना क्या है। अब इसमें 4 प्रश्न का कुछ उत्तर दे देंगे, तो पढ़िए, बिना पढ़े आप आंसर देंगे तो आपका परेशानी भी बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा खपत होगी और आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको मात्र देना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ 1 2 2 3 4 5 6, अब 6 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। अब इसमें देखिए 26 में छोटे छोटे पॉइंट हैं, पारादीप, आगरा, पटना, रांची, महानदी। अब इसके बारे में 2 2 लाइन 4 4 लाइन कुछ भी थोड़ा लिख दो, हो गया। इसमें से ABCD सभी का आंसर देना है। ठीक है, यानी 26 ये कंप्लीट है। जब तक आप पांचों आंसर नहीं देंगे तब तक आपको पूरे के पूरे नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का नहीं मिलने वाले हैं। और एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देने पर आपको कितने अंक मिल रहे हैं? 5 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और बेहतर करिए। आपके परीक्षा में अच्छे अंक आएँ, इसकी शुभकामना देते हुए मैं
यहीं पर विराम देता हूँ। और हमारा प्रयास यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी जो एग्ज़ाम का जो डर है वो एग्ज़ाम का डर समाप्त हो जाए। तो ठीक है, धन्यवाद बच्चों।